गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक सिंह क्लासेज में। ये वीडियो कुछ दिनों बाद आ रही है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है ना, लेकिन आगे से वीडियोज़ आपको अल्टरनेटिवली मिलते रहेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने काइनेमैटिक्स पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक कुछ छोटे छोटे डिफिनीसन को ध्यान में रखते हुए बात करी थी। तो उस एक बार हम लोग उसको जल्दी से 1 मिनट में रिकॉल कर लेते कि हमने पिछले वाले लेक्चर में आखिर पढ़ा क्या क्या था। ठीक, हमने बात करी थी मैकेनिक्स की। ठीक, मैकेनिक्स क्या चीज़ था? मैकेनिक्स में हम लोगों ने बताया था कि कोई भी बॉडीज़ है ना, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़, उसका रेस्ट या मोशन सिचुएशन के बारे में डीपली स्टडी करना, ये क्या कहलाता था? मैकेनिक्स, है ना। अब उसमें रेस्ट सिचुएशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो पूरा जोन स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, और मोशन सिचुएशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो पूरा जोन 2 भागों में बैठ जाता है। उनमें से एक अपना क्या है? काइनेमैटिक्स, और एक पोर्शन है डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन, यानी वो मोशन आखिर किसकी वजह से हो रहा है, उस कॉज के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और डायनेमिक्स में भी क्या होता है? मोशन के ही बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन, जनरली मोशन के पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है? फोर्स, बल, है ना, फोर्स ही होता है। तो उस फोर्स के बारे में भी हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी कॉज ऑफ मोशन जो है वो डायनेमिक्स में कंसीडर किया जाता है और काइनेमैटिक्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। रेस्ट सिचुएशन, हमने बोला था रेस्ट और मोशन सिचुएशन ये दोनों रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, ना कि एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी है। रेस्ट सिचुएशन क्या था? यानी टाइम बीतने के साथ साथ ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं बदल रही तो रेस्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम बीतने के साथ साथ अगर अपनी पोजीशन में वो चेंजमेंट कर रहा है तो दैट मीन्स वो मोशन में है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या चीज था? डिस्टेंस हम लोगों ने बोला था कि टोटल पाथ, है ना, कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते समय कौन से रास्ते से वो जा रहा है, यानी डिस्टेंस फुल्ली डिपेंड किस पे करता है? पाथ पर। जिस भी रास्ते से जाएगा उस रास्ते की जो पूरी लंबाई होगी वो डिस्टेंस होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं था। डिस्प्लेसमेंट क्या था? पूरी वेक्टर क्वांटिटी, यानी उसका मतलब ये था कि उसमें मोशन शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इन 2 बातों को ध्यान देता है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली सबसे सीधी यानी स्ट्रेट लाइन जो पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। डिस्टेंस क्या था? आपका स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या था? आपका वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक बार मोशन शुरू हो गया तो कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर करी थी, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करी थी। एक ये डाटा था, है ना, यानी आपका डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। अगर मोशन इन 1D हुआ, यानी एक ही पाथ पर बॉडी जा रही है, तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस भले ही डिस्प्लेसमेंट के बराबरी कर ले, लेकिन अदरवाइज हमेशा ये वाली जो इनइक्वलिटी है इसको फॉलो करेगा। तो आज एक सवाल पहले शुरू करता हूं, है ना, कि मान लो ऐसे सीढ़ियां हैं, है ना, 3-4 स्टेप है, 4 स्टेप है मान लो, उसमें जो ये हॉरिजॉन्टल पाथ है वो अगर 3 मीटर का है और जो ये वर्टिकल पाथ है ये 4 मीटर का, ऐसे सारी जितने भी स्टेप्स हैं ये सब हैं, है ना। तो इसमें मान लो पहले स्टेप्स में ये 3 और 4, यानी ये वाली आप पाइथागोरस से लगाओगे तो ये 5 मीटर हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए एक बॉल को इस पॉइंट से स्टार्ट करा के इस पॉइंट तक भेजा जाए तो आपको 2 चीजें बोली जाए कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो डिस्टेंस यानी अगर इस बॉल को ऐसे ले जाया जा रहा है ना, स्टेप से बिल्कुल पूरी तरीके से चिपका कर ले गया, तो पूरा डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा? जिस रास्ते से बॉडी जा रही है उस रास्ते की पूरी लंबाई। तो यानी पहले स्टेप में देखोगे 3 और 4 7 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 7 मीटर, यानी यहां पे 7, फिर ये 14, फिर 21 और फिर ये 28। ठीक है, तो यानी आपका डिस्टेंस कितना होने वाला है इसमें? 28 मीटर। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि बॉडी हॉरिजॉन्टली कितना चली और वर्टिकली कितना चली। तो हॉरिजॉन्टली आप देख रहे होगे 3 3 3 3, यानी ये टोटली कितना चली? 12 मीटर, है ना। 3 6 9
और 12, और वर्टिकली कितना चले यहां से, ये वर्टिकल पाथ कितना हो गया 4, 8, 12 और 16, ठीक है। इस प्रकार से ये 16 मीटर है ना। अब आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ने वाली लाइन आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था आपको, पाइथागोरस से कुछ नहीं करना, 12 का स्क्वायर करना, 16 का स्क्वायर, ये वैल्यू जो आएगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मैंने शुरू किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग बहुत बेसिक से चर्चा करेंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 9th लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन हम लोग अब ऐसा नहीं कि सारे लल्लू सवाल ही मैं कराने वाला हूं आपको। मैं बाद में जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा, एससी वर्मा का पूरा सोल्यूशन यानी क्वेश्चन 1 to लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको पूरे डिटेल में मेरी लैंग्वेज में पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रखूंगा, है ना। बेसिक से सवाल करते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बड़े सवाल हमसे इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट शायद हम स्किप कर जाते हैं अपने पढ़ाई के समय। तो हमें कुछ नहीं स्किप करना, हमें पूरा ध्यान लगा के पढ़ना है। अब आज हमें जो चर्चा करनी है, आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे किस पे, स्पीड और वेलोसिटी पे, कि स्पीड क्या चीज होता है और वेलोसिटी क्या चीज होता है। तो ध्यान से सुनना यार, है ना। स्पीड क्या चीज है, मैं 3 डेफिनेशन दोनों के बताता हूं। जैसा कि मैंने एक पहले तो लिख रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक, यानी कोई भी बॉडी कितना दूरी चलती है कितने समय में, कितना दूरी वो ट्रैवल करी कितने समय में, ये चीज का जो डाटा होता है, यानी इनका जो रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम का, वो क्या कहलाता है, स्पीड। और इसके जस्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्प्लेस हुआ कितने समय में, इसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन समझना, है ना, यानी डिस्टेंस, जैसे मैंने ये लिखा है डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसका भी मतलब ध्यान देना कि विद रेस्पेक्ट टू, जब मैं फिजिक्स में बात करूंगा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही होगा कि ये डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये भी चीज क्या होगी, वही बात करी जा रही है, बस दूसरे लैंग्वेज में करी जा रही है। या ऐसे भी तीसरा जो डेफिनेशन बोला जा सकता है, डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी तीसरी डेफिनेशन फिर से सुनना, मैंने तीनों बात क्या क्या बोली है, 2 बात तो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। क्या क्या चीज, कि एक कोई भी बॉडी कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये चीज क्या कहलाती है, स्पीड। कितने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, ये चीज क्या कहलाती है, वेलोसिटी। या फिर इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तीसरी जो चीज थी रेट ऑफ, रेट शब्द समझना, रेट शब्द के बारे में जब भी चर्चा करी जाएगी, रेट, रेट जैसे वर्ड आएगा तुरंत समझ जाना यार, यानी डिवाइड बाय टाइम मैं कर रहा हूं। जब भी आपके सामने रेट शब्द रखा है दैट मींस वो क्या, डिवाइड बाय टाइम। तो जैसे मैं बोलूंगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में टाइम का डिवीजन, तो वो भी चीज क्या बनने वाली है, स्पीड। ऐसे जब मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो चीज क्या बनने वाली है, वेलोसिटी। ठीक, ये तो बात हो गई बिल्कुल बेसिक भाई, 3 डेफिनेशन दोनों के। अच्छा, कुछ और बेसिक चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या होती है, जैसे आपने पता कि बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये क्या हो जाएगा यूनिट, इसका भी मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी यूनिट क्या होने वाली है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस होल्ड करता है वैसे ही प्रॉपर्टी स्पीड होल्ड करने वाली है, और जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट होल्ड करता है वैसे ही प्रॉपर्टी आपकी वेलोसिटी शो करने वाली है। यानी ये चीज क्या होने वाली है, स्केलर, क्योंकि इस डिस्टेंस भी क्या था, स्केलर। ये चीज क्या होने वाली है, वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद क्या था, वेक्टर था। अच्छा, वेक्टर का पूरा लेक्चर, जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि भाई आपको ये पूरा जो कहानी है काइनेमेटिक्स की, बिना वेक्टर के आप नहीं समझ पाओगे। तो वेक्टर का 2 लेक्चर मैं अभी, एक लेक्चर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे डालूंगा, इसके बाद वेक्टर के 2 लेक्चर में डालूंगा, ताकि आपको फिजिक्स में वेक्टर कोई समस्या ना क्रिएट करे, है ना। तो इसलिए मैं आपका वेक्टर 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ताकि फिजिक्स एटलीस्ट कवर हो जाए उससे। अच्छा, वेक्टर की खास बात यही होती है कि ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि शुरुआत और खत्म, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, इस चीज पे। यानी वेक्टर शब्द में क्या होता है,
डायरेक्शन, यानी वैल्यू तो दोनों में है, स्पीड में भी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड जिसे हम लोग बोलते हैं, और वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड होगा, बट वेलोसिटी एक और साथ में बहुत बड़ी चीज कैरी करने वाली जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, यानी ये वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी होल्ड करेगा, जो कि काफी कुछ स्पीड से इसको वेरी करा देगा वेलोसिटी को, यानी यही एक प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन वो स्पीड से काफी हटके हो जाएगी। तो हम लोग उसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये तो बात हो गई सिंपल कि भाई ये स्केलर था, ये वेक्टर था, इसकी भी यूनिट, दोनों की यूनिट तो सेम हो गई। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, है ना। इससे कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा और नहीं समझ में आएगा, भाई इसको कैसे और अच्छे से समझते हैं। तो देखो यार, इसको इजीली अगर समझना है तो प्रैक्टिकली सोचो, जैसे मान लो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, है ना, तो गाड़ी के जब हम लोग स्पीडोमीटर में देखते हैं, है ना, स्पीडोमीटर में जब हम देखते हैं तो स्पीडोमीटर में हमें क्या दिखाई देता है कि ओरिजिनल इसकी स्पीड कितनी है। जैसे मान लो हम लोग किसी गाड़ी में बैठे हैं तो उसमें स्पीड दिखा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम लोग सिर्फ स्पीड पर फोकस करते हैं, यानी स्पीडोमीटर या ओडोमीटर के उस कांटे पे देखते हैं तो उसने दिखाया 40, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो क्या है, स्पीड। और जब हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये 40 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है गाड़ी, तो वो शब्द ही क्या बन जाती है, वेलोसिटी। यानी अगर देखा जाए तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैल्यूज जो होगी स्पीड और वेलोसिटी की, किसी पाथ पर चलते समय किसी भी जगह पर वैल्यूज दोनों की सेम होंगी, बस सिर्फ फर्क किस बात का होगा, इसमें जब चर्चा करी जाएगी तो ये भी बात ध्यान में रखी जाएगी कि वो आखिर बढ़ किधर रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो यानी दूसरे एक लैंग्वेज में इसको समझा जाए, जब मैं ये बोलूंगा कि भाई गाड़ी 40 से चल रही है, यानी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, कितने से चल रही है, तो बात क्या है, स्पीड। अगर मैंने बोला गाड़ी 40 से चल रही है, 60 से चल रही है, तो मैं यानी बात कर रहा हूं किसकी, स्पीड की। लेकिन जब मैं ये बोलूंगा गाड़ी कितने से चल रही है और किधर चल रही है, तो यही शब्द क्या बनने वाला है, वेलोसिटी। गाड़ी कितने से चल रही है और किधर चल रही है, तो ये शब्द क्या बनने वाला है, वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, है ना, जो आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अच्छे से समझा देगी। अब सवाल ये उठता है, स्पीड और वेलोसिटी कितने प्रकार के होते हैं, है ना, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैंने उनके टाइप्स भी लिख रखे हैं, है ना, आपके सामने। जैसे 4 तरीके से जनरली हम लोग बांटते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यही चारों डाटा इसके लिए भी लागू होगा। क्या चीज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहने का मतलब यह है कि स्पीड और वेलोसिटी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अब देखना, थोड़ा सा लेवल में हल्का सा इसे बढ़ाने जा रहा हूं, है ना, इसको सही से समझना कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। जब मैं बोलूंगा ड्यूरिंग इंटायर मोशन, है ना, यानी पूरे जर्नी के समय, पूरी यात्रा के समय जब बॉडी अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता है, यानी जैसे मैं मान लो अयोध्या से लखनऊ अगर जा रहा हूं, अगर मैंने अपनी स्पीड फिक्स रखी, बदली नहीं, तो वही चीज क्या कहलाने वाली है, यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड या स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होगा, मैं लिख दे रहा हूं, क्या चीज इसमें बोला जाएगा कि स्पीड जो है, यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या है, स्पीड जो है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे सिंपल, कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही है, यहां से शुरू किया मोशन, उसने सीधे गया और वो मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म किया, लेकिन इस 5 से कम नहीं हुआ, ना 5 से ज्यादा हुआ, तो यही बोला जाएगा क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। या फिर हम लोग जैसे सर्किल में बात करें, सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक रस्सी में स्टोन बांधा और उस स्टोन को घुमाने लगा, ठीक है, लेकिन जब मैं घुमाते समय बात कर रहा था तो उस घुमाते समय मैंने अपने हाथ की जो रफ्तार थी उसको फिक्स रखा, एक ही स्पीड, तो ये क्या हो गया, इसको भी बोलते क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे पंखा है ना, फैन को मैंने ऑन किया तो शुरू में नहीं, जब फैन अपनी पूरी पिकअप पकड़ ले, यानी 2, 4, 10 सेकंड 20 सेकंड बाद जब वो देखोगे तो फिर एक ही रफ्तार से घूमने लगेगा, वो क्या है, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। फिर सवाल उठता क्या भाई, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया होगा, क्या चीज, फिर से समझ लो। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड जो भी है वो ना घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए, एक ही रफ्तार,
एक ही चीज में, है ना, चाहे वो 1D हो या सर्कुलर हो, कुछ भी हो। ठीक, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि समझ लेना कि वेलोसिटी शब्द में एक ही चीज नहीं है, स्पीड में तो सिर्फ एक ही चीज है, क्या? वैल्यू, कितनी वैल्यू है, यानी वैल्यू शब्द को हम लोग और क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। वैल्यू शब्द को हम लोग और क्या बोलते हैं? कि मैग्नीट्यूड, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 10, 20, 50 ऐसे। वेलोसिटी में दो शब्द होते हैं, क्या क्या? एक तो वैल्यू तो होता है, यानी मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में दूसरा एक जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है पूरी फिजिक्स में, डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी में वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म शब्द का ही मतलब होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो जब मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट मतलब क्या? इसमें तो एक ही चीज थी, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोला कांस्टेंट, तो वैल्यू तो फिक्स हो गई, इसलिए तो काम चल गया। जब मैं इसमें बोलूंगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या? दोनों। दोनों का मतलब क्या? वैल्यू भी फिक्स होनी चाहिए भाई और डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए। तो यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है कि पूरी यात्रा के समय, यानी ड्यूरिंग इंटायर मोशन, पूरी यात्रा के समय अगर बॉडी अपनी वैल्यू यानी रफ्तार की वैल्यू जिससे चल रही हो और साथ में डायरेक्शन नहीं बदलता है ना, यानी उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों फिक्स होते हैं, तो उस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन बोलते हैं, है ना। फिर से समझ लेना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, जैसे मान लो मैं एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं कि बॉडी जैसे यहां से चलना शुरू करी और यहां पे फिनिश कर रही है। जैसे हमने यहां पे भी बोला, यही बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक ही डायरेक्शन यहां से चली सीधा, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसमें क्या होगा? ये चीज क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब डायरेक्शन भी फिक्स और वैल्यू भी फिक्स, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब दूसरा चीज आप ऑटोमेटिकली समझ गए होगे, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब अब जो चीज कांस्टेंट ना हो, यानी वेरिएबल। क्या? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। अगर मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं? यानी स्पीड क्या करे? अब वेरी करे, वेरिएबल वेरी करे। यानी अगर मैंने कोई मोशन शुरू किया 5 के बजाय मैं 5 से चलना शुरू किया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, ऐसे। तो जब बॉडी की रफ्तार घटेगी बढ़ेगी, है ना, यानी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करेगा, घटेगा बढ़ेगा, फिक्स नहीं होएगा, तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, इसमें भी बात करी जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भाई क्या है? यानी जो वैल्यूज है या जो डायरेक्शन है उसमें से कोई भी बदले। अगर मैंने बोला वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड बदले, 5 है, 4 है, 3 हुआ, 2 हुआ, या मैंने बोला चलो ठीक है मैग्नीट्यूड आप फिक्स कर दो कि भाई ये 5 ही की रफ्तार से चल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदलने लगा, तो वो भी चीज क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि या फिर वैल्यू बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों बदले। मतलब मैंने वैल्यू फिक्स किया, डायरेक्शन बदल रहा हूं तब भी नॉन यूनिफॉर्म, मैंने डायरेक्शन फिक्स किया लेकिन वैल्यू बदल रहा हूं तब भी नॉन यूनिफॉर्म, मैंने इसको भी बदला इसको भी बदला तब भी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन बदले या वैल्यू बदले या दोनों बदले, दोनों सिचुएशन क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि फैन, यानी यूनिफॉर्म मोशन की बात करा जाए, सर्कुलर मोशन। अब फैन क्या है? फैन एक साथ अगर एक ही पिकअप पे चल रहा है तो वो क्या चीज कहलाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो देखो फैन का जो टिप पार्ट है, यानी अगर ऐसे करके मैं आपके सामने घुमा रहा हूं इसको, ठीक है, तो ये जो टिप देखो, ये इसकी वैल्यू अगर मैंने फिक्स कर रखी, यानी 5 से घूम रहा था, चलो ठीक है 5 से घूम रहा है, लेकिन अगर टिप को देखोगे तो साथ में ये इस समय इस डायरेक्शन में चल रहा है, आगे बढ़ा तो इस डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब पंखा घूमते समय उसका जो टिप यानी एंड पॉइंट होता है वो लगातार अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है? वेरी कर रहा होता है। तो वो क्या है? फाइनली आप उसे बोल सकते हो कि पंखे का मोशन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है। तो ठीक है, समझ में आ गया भाई क्या यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। आपको बस दिमाग में इतना बात रखनी है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल। ठीक, हमें आज जो पूरी चर्चा करनी है वो एवरेज को लेके, कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और इनकी कंपैरेटिव स्टडी के बारे में भी मैं बात करूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं इसका जब आगे का लेक्चर लूंगा, यानी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर, उसमें आपको मैं पूरा इंस्टेंटेनियस ही समझाऊंगा
और विश्वास करो ये एक बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। मैं आपको इसी में बताऊंगा कि dy/dx, यानी जो कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार dy/dx या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का क्या व्यवहारिक रोल है ना, यानी फिजिकली ये फिर आपको कैसे समझ में आता है कि इसका क्या रोल है, फिजिक्स में क्या रोल है, मैथ्स में क्या रोल, क्यों पढ़ते हैं, इसको आपको वास्तविकता में समझ में आएगा है क्या, है ना। तो इंस्टेंटेनियस के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा कि dy/dx की खोज न्यूटन साहब ने कैसे करी थी, अपनी कहानी बता के समझाऊंगा, आपको मजा भी आएगा और आपको एक बहुत बड़ी चीज के बारे में इजीली समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की तो चर्चा कर ली, अब चर्चा करते हैं किसकी, एवरेज की। ठीक है, एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, अब इसको अच्छे से देखना है ना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी जेईई ने भी पूछ रखे हैं और आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, इसको कैसे समझा जाए, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी में आपने समझा कि अगर मैं ये बोल देता हूं भाई आपका एक ही 1D मोशन में, अगर आपसे बोला कि भाई स्पीड वेलोसिटी क्या कोई ऐसी चीज है कि दोनों सेम हो सकती है, तो बिल्कुल सेम भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक चीज करना होगा, उसको भी देख लो, है ना। क्या करना होगा कि अगर मैं बोल देता हूं 1D मोशन है, बॉडी यहां से मोशन शुरू कर रही है, यहां खत्म कर रही है, जब वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन, तो उसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल रह नहीं जाता, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स हो गया भाई, एक ही तरफ चलना है। अच्छा, जब एक ही तरफ वो चल रही है, अगर मैंने बोला किसी जगह पे, मान लो इस जगह पे उसकी रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसकी रफ्तार क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, तो यानी इस जगह पे स्पीड क्या है, आप बोलोगे 10। अब मैंने फिर पूछा वेलोसिटी क्या है, तो भी आप क्या बोलोगे 10 ही। अब लेकिन वेलोसिटी में आप बोलोगे 10 इधर, लेकिन भाई डायरेक्शन तो यहां से यहां तक फिक्स ही है, तो यानी वहां पे डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रह नहीं जाता। यानी 1D पाथ के लिए, स्ट्रेट लाइन 1D पाथ के लिए क्या चीज, स्पीड और वेलोसिटी को आप बोल सकते हो क्या ये एक ही चीज है। यानी इनका महत्व, ये कब डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंसेस कब क्रिएट होता है, जब वो रास्ता अपना बदलता है, यानी जब अपने डायरेक्शन को चेंज करता, तो वहीं पे जैसे डायरेक्शन चेंज किया वही शब्द आएगा वेलोसिटी। अगर एक ही रास्ते में चल रहा तो स्पीड वेलोसिटी आप समझ जाओ एक ही बात है, क्योंकि तब हमें सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करना होगा, डायरेक्शन उतना अहमियत नहीं रखेगा। लेकिन जैसे ही अपना पाथ बदला तो समझ लो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा अब एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड क्या चीज है, मान लो आपके सामने मैंने बोला भाई कि एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो जब भी शब्द आएगा एवरेज, तो जो भी चीज उनका, जो उनका पाथ है ना, जो भी उनका डेफिनेशन है शुरू में, जैसे हम लोगों ने स्पीड के डेफिनेशन में बात किया, क्या चीज कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज शब्द जैसे आएगा तुरंत वहां पे आप पास क्या लगा दो टोटल, तो तुरंत यहां पे क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी एवरेज की स्पीड क्या होता है कि कितना दूरी आप कुल चल चुके हो और कितने समय में, यानी आप कितने समय में कितनी दूरी टोटली चल चुके हो, ये इसका रेशियो क्या है, एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज वेलोसिटी भी क्या, कोई भी चेंजमेंट नहीं, एवरेज वेलोसिटी में भी क्या, वही आपने टोटल शब्द जोड़ दिया भाई, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब भी आपका फिर से समझ लेना, हम लोग आगे एवरेज करंट, बहुत सारी चीजें एवरेज के बारे में, एवरेज पावर सब कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पे शब्द यही होगा, जो भी उसके रेशियोज होंगे उनमें आप टोटल शब्द जोड़ सकते हो, ठीक है, बस सिर्फ समझने के लिए। अच्छा एवरेज स्पीड, अब इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं ना, क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से कई बार पूछे गए हुए हैं, मैं अभी आपके सामने न्यूमेरिकल भी रख रहा हूं। एवरेज स्पीड यूनिट अभी भी वही है ना, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो उनके कॉमन चीजों में डिफरेंस थे वही होगा। एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं कि एक बॉडी मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे करके पहुंची, इसका रेडियस कितना था, मान लो 2 मीटर, रेडियस कितना था 2 मीटर। मैंने बोला ये बॉडी ए से अपना मोशन शुरू करके बी पे पहुंची कितने समय में, मान लो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में यहां पर पहुंची, रेडियस कितना था भाई पाथ का 2 मीटर, सर्कुलर पाथ का। तो आपसे मैंने पूछा क्या चीज कि भाई एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब आप सोचो एवरेज स्पीड, तो भाई समझो एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना, जब बॉडी यहां से ऐसे गई
तो यानी ये जो सेमी सर्किल बन रहा है, इस सेमी सर्किल का ये वाला पूरा पाथ का वैल्यू कितना है, कितनी दूरी हो गई। तो आपने बोला भाई डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता पूरा 2 पाई आर, तो आधा कितना होएगा पाई आर, पाई आर कितनी वैल्यू 2, यानी 2 पाई हो गया क्या दूरी, 2 पाई 2 मीटर, यानी 2 पाई मीटर। टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड सोचो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर क्या टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई मीटर, टोटल टाइम यानी 1 सेकेंड, तो 2 पाई मीटर पर सेकेंड क्या होने वाली है एवरेज स्पीड। बिल्कुल आसान, कोई बात इसमें खास बात नहीं। अच्छा लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आप समझना जरा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो जब सोचो ए से शुरू किया इसने मोशन और बी पे पहुंचा, ए से बी पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का किससे मतलब है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली सीधी जो रेखा है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 मीटर ये है, यानी ये पॉइंट सेंटर था अगर, तो ये रेडियस ही है, ये भी 2 मीटर हो गया, ये पॉइंट सेंटर है तो ये भी रेडियस हो गया 2 मीटर, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना भाई 4 मीटर, है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 4 मीटर, कितने समय में, वही 1 ही सेकेंड, क्योंकि बॉडी जब यहां से यहां पहुंचेगा कितना समय लगा 1 सेकेंड, उतना ही समय, यानी 1 ही सेकेंड में बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी 2 पाई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट तो भाई निकला कितना 4 मीटर, और कितने समय में 1 सेकेंड में, तो यानी कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड, क्या आया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड क्या है 2 पाई मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो मेरा इसका सवाल कराने का मतलब क्या है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज हो सकती हैं और सेम भी हो सकती है। कहां सेम होगी मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज, अगर मान लो आपके सामने मैंने क्या रखा, एक छोटा सा ट्रू फॉल्स वाले सवाल रखा है ना, ट्रू फॉल्स वाले सवाल, तो मान लो अगर ट्रू फॉल्स की बात मैं करता हूं, जैसे 2 सवाल मैंने रखे आपके सामने, मैंने एक चीज बोला भाई कि क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हमेशा सेम होंगे, है ना। क्या मैंने बोला कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये बताओ ट्रू है या फॉल्स। बिल्कुल, अभी आपने देखा भाई, इसी में देखा क्या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर निकला, नहीं। मतलब जब मैंने ऑलवेज शब्द बोला तो यानी ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स है। समझ में आ गया होगा क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहां पे भी आपने देख लिया बराबर नहीं था। लेकिन क्या एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यानी क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कब होगा मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा दूसरा एक ट्रू फॉल्स देख लो। अगर मैंने ये बोला कि एवरेज वेलोसिटी जो है, यानी अगर मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, क्या मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है देन स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब मैंने क्या बोला, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। क्या ये बात सही है कि नहीं, बिल्कुल ये सही है। क्यों सही है, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, मैंने आपको समझाया था। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो चुके हैं, मतलब वैल्यू बदलेगी नहीं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, स्पीड होती है भाई। वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, स्पीड होती है। तो यानी अगर वैल्यू कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैंने क्या देखा, अपना स्पीड के लायक जो काम है क्या वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड भी क्या होगी, वो तो कांस्टेंट मानी ही जाएगी। अच्छा इसका इनवर्स अगर बात करें, यानी इनवर्स मतलब अगर मैंने बोल दिया क्या स्पीड कांस्टेंट है, इफ स्पीड कांस्टेंट देन वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। अब आप सोच लो, है ना, ये क्या निकला, ये फॉल्स है भाई। क्या है ये चीज तो निकला फॉल्स। क्यों फॉल्स है, ये क्या था, ये ट्रू था, फॉल्स क्यों। स्पीड कांस्टेंट, सिंपल सा एग्जांपल, यूनिफॉर्म मोशन, वही पंखे वाले जो मैंने बात अभी भी करी थी, आप समझ गए होंगे क्या कि पंखा तो कांस्टेंटली चल रहा है कि पिकअप पे, ठीक है, उसमें स्पीड क्या कांस्टेंट,
स्पीड क्या है, एक ही रफ्तार से चल रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा आप देखो उसका जो टिप है, एक समय यहां डायरेक्शन आगे बढ़ा, इस तरफ डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन होगा। पूरी चर्चा सर्कुलर मोशन में आराम से करेंगे। बहरहाल आप समझ लो सिर्फ क्या डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे पंखा घूमते समय डायरेक्शन अपना बदल रहा होता है। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है ना। अच्छा, क्या चीज चर्चा कर रहे थे हम लोगों ने? ये चीज चर्चा करनी है कि भाई एवरेज स्पीड क्या एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। कैसे बराबर होगी ये चीज समझ लेना। मैंने पहले भी बोला था, जब बात करी जाएगी क्या 1D पाथ के लिए, जब भी बात करी जाएगी 1D पाथ के लिए, तो आप हमेशा समझ लेना 1D पाथ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज आप मान सकते हो, क्योंकि 1D पाथ डायरेक्शन फिर उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहा होता है। कैसी बात है? ऐसे समझना, जैसे मान लो बॉडी यहां से 1D पाथ मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है इसी तरफ। अब आप सोचो जरा, यहां से जब बॉडी चला, मान लो ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर कितने 2 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। 1D पाथ यानी बॉडी एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन है ना, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट ए से मोशन शुरू करके पॉइंट बी तक पहुंचा। कितना दूरी ट्रेवल किया? मान लो इसने 10 मीटर दूरी ट्रेवल करी, कितने समय में? 2 सेकंड में। तो आप बोलोगे भाई डिस्टेंस कितना है? ए से बी तक यही पाथ है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब किससे होगा? रास्ते से, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब किससे होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो डिस्टेंस कितना निकला? 10। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वो भी 10 वही है। तो डिस्टेंस कितनी हुई? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10। एवरेज स्पीड कितनी हुई? 10/2। एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? 10/2। यानी दोनों कितने हैं? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी एवरेज स्पीड, अच्छे समझना, ये भी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कब? ये बात कब फॉलो होगी? जब 1D मोशन होगा, वो भी यूनि डायरेक्शन, यानी एक ही तरफ जब बॉडी एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ पर से बढ़ती चली जाएगी, तो उस समय क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तो वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगी, एवरेज वाली। कभी भी ध्यान देना, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से सिर्फ 1D यूनि डायरेक्शनल पाथ यानी यूनि डायरेक्शनल मोशन के समय ही बराबर हो सकती है। अगर उस बॉडी ने जरा सा भी डायरेक्शन बदला, यानी चलते समय वो हल्का सा भी घूमा इधर उधर कहीं पे भी, चाहे वो कर्वी लीनियर पे घूमे या फिर स्ट्रेट ही घूम जाए, तो भाई समझ लेना जैसे ये चल रहा था इधर पहुंच गया, तो तुरंत क्या होने वाला? डिस्टेंस तो भाई ये हो जाएगा पूरा रास्ते की लंबाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल ये हो जाएगा। जैसे ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से वेरी करेगा, तुरंत वेलोसिटी स्पीड से वेरी कर जाएगी, वेलोसिटी स्पीड से वेरी कर जाएगी। यानी अगर एक ही पाथ है तो बराबर होगा, जरा सा बॉडी घूमी इधर उधर तो तुरंत एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से वेरी कर जाएगी। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये बात हो गई। अब समझना जरा कुछ क्वेश्चंस और, जैसे एक क्वेश्चन और है ना, सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल आपके सामने कि एक बॉडी एक पॉइंट से अपना मोशन शुरू करती है और एक किस पे पहुंचती है? बी पर, यहां पर, और ए से बी तक जाने में उसने किस रफ्तार का यूज किया? v1। मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ है, बॉडी ए से बी तक किस पे गई? v1 रफ्तार से, और बी से फिर वापस ए पे आ गई v2 रफ्तार से। एक चीज और ध्यान से समझ लेना, जब मैं बोलता हूं क्या चीज? स्पीड। अच्छा, हमने पहले भी बोला भाई 1D पाथ के लिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, उसमें फिर कोई फर्क नहीं है। जब मैं बोलता हूं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से समझना, यहां पे दो चीजें और भी इसके साथ में बोल चुका हूं। क्या? अगर यानी कहीं मुझे डिस्टेंस निकालने की जरूरत है तो तुरंत आप समझ जाओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अगर मुझे कहीं से टाइम निकालने की जरूरत पड़ी तो टाइम तुरंत क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहीं पे किसी चीज की आवश्यकता हुई तो आप इस फार्मूले को, यानी कि एक ही फार्मूला बनाएं, यहां से आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप टाइम भी कैलकुलेट, जैसे आपकी जो डाटा डिमांड करेगा वैसा आप कैलकुलेशन वहां से निकालोगे। हाँ, सवाल ये था क्या? ए से बी कोई भी दूरी रही होगी, जो भी दूरी हो, ए से बी वो गया v1 रफ्तार से, लेकिन लौटा किससे? v2 रफ्तार से। आपसे पूछा गया क्या कि भाई एवरेज बताओ। अच्छा, आप सोचो जरा, अगर मैं बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो ये तो आप समझ गए होगे क्या? बॉडी ए से बी तक तो गई, लेकिन बी से घूम के फिर से ए पे आ गई, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0।
क्यों जीरो? क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या था ए, और बॉडी जब लौट के भी किस पे आ गई बी, इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे, तो यानी कितना हुआ वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की? जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी तो भाई कितनी और निकली? जीरो। एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली? जीरो। यानी इसमें तो भाई जीरो निकला, लेकिन एवरेज स्पीड, मैंने बोला था एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर तब होगा जब यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में उड़ेगा, लेकिन इसने यहाँ पे डायरेक्शन बदला क्योंकि वो वापस आया, रिवर्स हुआ, इसलिए एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई, क्योंकि वो अपने जहां से मोशन शुरू किया वहीं पे खत्म कर लिया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो था इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? अब समझना, हमेशा हमें जब भी एवरेज शब्द आएगा हमें ओरिजिनल डेफिनेशन, ओरिजिनल जो आपका फॉर्मूला उसी पे ही फोकस करना है। ओरिजिनल फॉर्मूला एवरेज स्पीड का हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना, ना डिस्टेंस पता है हमें ना टाइम पता। अच्छा, डिस्टेंस हम ये चीज मान सकते हैं भाई ये जितना ए से बी गया जितनी दूरी उतना ही दूरी वापस आया। तो अगर मैंने मान लिया कि डी दूरी गया तो यानी डी दूरी आ भी गया, तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया भाई? 2d। अगर ए से बी के बीच की दूरी डी थी तो ए से बी डी और फिर वापस आया डी, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2d। अब टाइम हमेशा हमेशा समझ लेना यही चीज कि स्पीड जब भी आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, फार्मूला यही लगाना है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ना आपने समझ लिया भाई 2d हुआ। टोटल टाइम, अच्छा टाइम बताओ जरा, है ना, ए से बी जिस समय गया हो यानी डी दूरी वो किससे चल रहा है? v1 रफ्तार से, तो टाइम कितना होगा आप समझ लो यही, यानी डिस्टेंस वो चल रहा है कितना? d। स्पीड कितने से चल रहा है? v1। अच्छा, लौटते समय यानी ए से बी तक टाइम कितना लग रहा? मान लो t1 टाइम, तो कितना लग रहा है? d/v1। अच्छा, b से a तक टाइम कितना लग रहा है? आप फिर से करोगे, b से a तक दूरी तो वही है डिस्टेंस d, स्पीड लेकिन बदल गई v2, तो d/v2। तो अब फार्मूले में क्या रखोगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका क्या हो गया? 2d। टोटल टाइम कितना होगा? d/v1 जाने में, a से b जाने में कितना समय? d/v1, और b से आने में कितना समय? d/v2। यहां से इसे आप सॉल्व करोगे 2d, है ना, ऊपर से d कॉमन भी कर सकते हो, तो 1/v1 प्लस 1/v2, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा? v1 v2, और ऊपर क्या आएगा? v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहां से आपका क्या d कैंसिल होएगा। फाइनली आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी, है ना, फाइनली जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी क्या आ जाएगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बिल्कुल आसान सवाल, लेकिन आपको समझ में आया होगा। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अच्छा, अब इस दूसरा सवाल देखते हैं, है ना, दूसरे सवाल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब मान लो ऐसे ही सवाल कि अगर बोल दिया जाए आपसे कि एक कोई बॉडी पॉइंट ए से बी तक जाती है और ए से बी तक जाने में जितना समय लगा, मान लो जैसे अगर 10 सेकंड लगा ए से बी तक जाने, तो उस समय का आधा वो किसी और रफ्तार से चलती है, और उस समय का जो दूसरा पार्ट है यानी सेकंड हाफ वो किसी और रफ्तार से चलती है। क्या चीज, एक बार फिर से समझना, क्या मैंने बोला कि ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा उस समय का यानी फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम वो कितने से चल रही है? v1 से। फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, है ना, यानी टाइम जो भी लग रहा है उसका फर्स्ट हाफ जो है वो v1 से चल रही है, और v2 जो है सेकेंड हाफ, यानी जो रिमेनिंग आपका समय बचेगा वो v2 से चल रही है। अब यानी क्या करा जाए? फिर से वही सवाल भाई, अगर मान लो आपका टाइम 2t लगा, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा? 2t लगा, तो t समय यानी आधा समय वो किससे चल रही है? v1 से, और बाकी का t समय वो किससे चल रही है? v2 से। आपसे पूछा गया क्या भाई? एवरेज स्पीड बताओ। अच्छा, अब की बार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या सेम होने वाली? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बॉडी एक ही डायरेक्शन में बढ़ी है, रिवर्स हुई नहीं, तो इसलिए एवरेज स्पीड जो निकालोगे भैया एवरेज वेलोसिटी होगी। तो टोटल डिस्टेंस, आप सोचो टोटल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस निकालना है, हमें डिस्टेंस के बारे में दिया नहीं कुछ, तो डिस्टेंस निकालना क्या? स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 रफ्तार से वो आधा समय चला t समय, और v2 ही रफ्तार से वो बाकी का आधा समय यानी जो भी t समय। हम लोग जब भी आधे वाली बात करेंगे हाफ, तो हमेशा 2 के डाटा में रखेंगे। अगर आधी दूरी
तो यानी 2D ले लेंगे तो आधी आधी में dd बच जाएगा, पूरा समय तो 2t ले लेंगे तो आधा आधे में tt बच जाएगा, अदरवाइज आपका वो फ्रैक्शन में जाएगा, है ना। तो हम लोग इसीलिए 2 टाइम्स में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस। अच्छा भाई, जब वो t समय आधा समय v1 से चला तो यानी कितनी दूरी चला, स्पीड यानी v1 टाइम यानी t, तो यानी आधा समय के लिए जो होता है वो v1t दूरी चला, और बाकी का v2 रफ्तार से t टाइम में, तो यानी कितना दूरी v2t। तो दूरी तो टोटल कितना चला v1t प्लस v2t, कितने समय में, टोटल समय मैंने क्या पहले से ही ले लिया 2t समय, यानी जो भी समय लग रहा था a से b तक जाने में उस समय का आधा v1 से और बाकी का आधा जो है v2 रफ्तार से चल रहा था। हाफ टाइम में वो v1 रफ्तार से जब चल रहा था तो कितनी दूरी चलेगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 रफ्तार से t टाइम जो कि पूरा समय जो था उसका आधा, आधा करने के लिए मतलब मैंने क्या कर लिया t, 2t मान लिया तो आधा t हो गया और बाकी का आधा भी t हो गया, तो दूरी कितना हो जाएगा v1t, और बाकी का सेकंड हाफ जो है यानी वो भी t टाइम वो v2 से चल रहा, तो दूरी कितना हो जाएगा भाई, स्पीड v2 टाइम t, यानी कितना आ जाएगा v2t। तो यानी एवरेज स्पीड आपकी या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी यूनि डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए दोनों बराबर होगा, तो कितनी दूरी टोटल चला v1t प्लस v2t, कितने समय में 2t, तो यानी इस हिसाब से एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी v1 प्लस v2/2। फिर से समझना क्या चीज कि अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती जो भी समय लगता है, अगर उस समय का आधा बोला जा रहा है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे हमेशा 2 यानी 2t समय, या फिर अगर दूरी की बात करेंगे तो 2d दूरी, ताकि उससे क्या होगा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सही हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन घर से करना है ना, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी a से b तक गई, और जो भी इस जर्नी में जितनी भी दूरी लगी उसका आधा, तो यानी मैंने मान लिया क्या, जो भी जर्नी हुई कितनी दूरी हुई 2d, उसका आधा यानी d दूरी वो v1 रफ्तार से चलता है, और बाकी बचा हुआ जो पाथ है यानी d दूरी का, उसमें जितना समय लगना है उस समय का 1/4 v2 से, और यानी बचा हुआ यानी 3/4 पोर्शन ऑफ टाइम वो v3 रफ्तार से चलता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। फिर से समझना क्या सवाल है, एक बॉडी a से b तक जाता है और इस जर्नी का आधी दूरी यानी हाफ डिस्टेंस वो v1 रफ्तार से, और बची हुई आधी दूरी का 1/4 पोर्शन, बची हुई दूरी का यानी बची हुई दूरी यानी आधी जो दूरी बची हुई उसमें जो टाइम लगेगा ट्रैवलिंग टाइम, उस टाइम का 1/4 पोर्शन v2 से और 3/4 पोर्शन यानी बचा हुआ जो टाइम है वो v3 से। तो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन आप करना, मैं इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जैसा कि मैं पहले बता रहा हूं अगला लेक्चर काफी अच्छा होगा जिसमें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और साथ में ये बताएंगे कि dy/dx की खोज न्यूटन साहब ने कैसे करी थी। तो आज के लिए इतना ही डियर, थैंक यू वेरी मच।